Hello everyone, welcome in the next video for the class 8 and the chapter is pollution of air. And in this video we will discuss about all the question answers of this chapter, that is the pollution of air, a complete explanation for the exercise, that is section A, B, C, D and E. So without wasting your time, take out the pen and copies and start making the notes because you all know that without pen and copy, if you are watching this video is none of your use. So first of all we will discuss about the section A. Now, the section A is the fill in the blanks. The first question is dash and dash gases dissolve in water to form the acid rain. बच्चों acid rain जो होता है उसमें कौन कौन से gases responsible हैं इसके बारे में यहाँ पूछा गया है और मैं ये जनरली देखता हूँ कि most of the students they write the carbon dioxide. बच्चों ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हमारे इस एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इस हवा को खराब करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो दो नाम है जो एसिड रेन को बना सकते हैं, कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, द नेम आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है इसका नाम क्या है. फर्स्ट वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम NO2 करके लिख सकते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 करके लिख सकते हैं. क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द फेनोमेनन ऑफ द कोरोजन ऑफ द मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट बाय एसिड रेन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर. बच्चों आपको मालूम है मॉन्यूमेंट क्या होता है? जो पुराने समय के लोग है ना, जो किला होता था, जैसे आपका ताजमहल है आगरा में, लाल किला है, इन सबको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. तो बच्चों ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मकबरे जो होते हैं, ये एसिड रेन के संपर्क में अगर आते हैं, अगर ये मार्बल्स के बने हुए हों तो ये इनमें बहुत तरह की जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है. मतलब जिस तरह से ये चमकते हैं, अगर एसिड रेन उसके ऊपर हो गया तो उनमें जो चमक है वो खत्म हो जाएगी. और बच्चों इस फेनोमेनन को कहते हैं हम मार्बल कैंसर. मतलब हम ये कहते हैं कि मार्बल्स को कैंसर हो गया. तो क्या आप लोग मुझे मार्बल्स का केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू कमेंट योर नेम. मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होगा? जी हाँ, वही मार्बल जो ताजमहल की दीवारों पे लगा हुआ है और वही मार्बल जो आपके टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं. देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. नाउ डैश एंड डैश आर द टू मेन ग्रीन हाउस गैसेज. बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होते हैं जो सन के रेडिएशंस को पृथ्वी के अंदर आने तो देते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आने तो देते हैं, मगर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने नहीं देते. मतलब एक बार जो रेडिएशंस आ गया फिर उसको लौटने नहीं देते. तो ये गैसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से गैसेस ऐसा काम कर सकते हैं? और द टू नेम इज देयर, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन. दीज आर द टू मेन ग्रीन हाउस गैसेस. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. द 4 नंबर, द फेनोमेनन ऑफ लाइकली इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. बच्चों आपको मालूम है धरती का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है. और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, सन के रेडिएशंस को अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आने तो देते हैं मगर उनको लौटने नहीं देते. जिसके कारण क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है और इस फेनोमेनन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. मगर एक तरह से देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका इफेक्ट है. मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा. और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं दे ट्रैप द सोलर रेडिएशंस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन. ओके, अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ. चलिए सेक्शन बी में देखिए बच्चों, स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है आप लोगों को और इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है. द बी नंबर है. ओके ओके फाइन. नाउ बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इज वन ऑफ द मेनली कॉजेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन. बिल्कुल सही, फॉसिल फ्यूल्स आपको मालूम है बच्चों, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और इनके जलने पर बहुत तरह के स्मोक्स निकलते हैं, बहुत तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, बहुत तरह के हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन फैलाती हैं. इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. Very good. Move to the next one. Question number 2. High concentration of nitrogen dioxide in the atmosphere can result in the respiratory problems. बच्चों high concentration of nitrogen dioxide कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कहने का यह है बच्चों कि हवा में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे इस सराउंडिंग्स वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए
है ना, जिस लेवल पे हम रहते हैं, तो क्या वो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में दिक्कत, सफोकेशन, दम घुटना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, एंड इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का 3। द अल्ट्रा वायलेट रेज, बच्चों अल्ट्रा वायलेट को ही हम यूवी रेज भी बोलते हैं शॉर्ट में। यूवी, यू मतलब अल्ट्रा, वी मतलब वायलेट, और ये रेज कहाँ से आता है? सन की तरफ से आता है। तो द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन गेट एब्जॉर्ब मेनली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास आए तो हमेशा उसे सुधारने की कोशिश करिए। तो बच्चों इसका जो सही स्टेटमेंट है वो ये होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो सन की तरफ से आता है उसको ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। बच्चों एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोगों के सन की तरफ से जो रेडिएशंस होते हैं इसमें 3 तरह के रेज आते हैं, है ना। 3 रेज या 3 रेडिएशंस जो होते हैं वो सन की तरफ से आते हैं। कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं ध्यान से समझते जाइए। पहला होता है बच्चों इंफ्रारेड, इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। ये थोड़ा न्यू है आप लोगों के लिए, थोड़ा जानने की कोशिश करिए। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और तीसरा जो होता है बच्चों उसी को हम कहते हैं यूवी रेज, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। बच्चों इसमें जो इंफ्रारेड रेज है ये क्या करता है? हीटिंग करने में हेल्प करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट। जो विजिबल होता है वो हमें देखने में हेल्प करता है, मतलब सन से जो लाइट आ रहा है, जो रेडिएशंस आ रहा है, उसमें से कुछ रेडिएशंस ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल ठंडे के मौसम में हम धूप में बैठकर अपने आप को ये बोलते हैं कि हम सन का धूप ले रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं। तो बच्चों वो कौन से रेज से गर्मी मिल रही है? इंफ्रारेड रेज से। ओके, जब सन का रेडिएशंस आता है तो हमें कोई भी चीज़ देखने में दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब उसमें कौन सा रेज हमें हेल्प करता है? विजिबल रेज। लेकिन बच्चों इन दोनों के अलावा, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के अलावा, जो थर्ड रेज होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी सन की तरफ से आता है, मगर ये हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हवा में पहले ही ओजोन लेयर रहता है और इस अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है? ओजोन, OZONE, ओजोन गैस बोलो या ओजोन लेयर बोलो। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिस तरह ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, उसी तरह ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो अब ये क्वेश्चन है कि सर ये पहुंचता क्यों नहीं? क्योंकि ओजोन लेयर बीच में आ गया। अब अगर ये पहुंच जाए, यानी कि आपका अगर अल्ट्रा वायलेट रेज सन की तरफ से अगर अर्थ तक पहुंच जाए तो क्या होगा? बच्चों ये एक हार्मफुल रेडिएशंस है, मतलब अगर ये धरती पे पहुंच जाए और हमारे ऊपर पड़े तो हमारे स्किन एंड आई डिजीज बहुत ज़्यादा होगा और प्लांट्स का ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए ओजोन लेयर जो होता है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। पर हम क्या करते हैं? हम ओजोन लेयर को परेशान करने में लगे हुए हैं। हम अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, हम अपने काम के द्वारा बहुत सारा काम हम ऐसा करते हैं जिससे ओजोन लेयर को नुकसान करें। एक तो बेचारा वो हमें बचा रहा है और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? हम उसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? हम अपने घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं, हम अपने घरों में AC यूज़ करते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करते हैं, इवन परफ्यूम्स का भी यूज़ करते हैं। आजकल फॉग चल रहा है ना, तो ये सब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो इसमें से निकलने वाले CFC, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब जगह को, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ओजोन लेयर को डिकम्पोज कर देते हैं। और बच्चों ओजोन लेयर को जब डिकम्पोज किया जाता है तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीजन लेयर बिल्कुल भी अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना बहुत ज़्यादा फ्रिज यूज़ करके, रेफ्रिजरेटर यूज़ करके, AC यूज़ करके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन्स को स्किन कैंसर और आई डिजीज़ उपहार में दें। ओके, तो अभी से ही हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम अपना AC, फ्रिज या जो कोल्ड स्टोरेज होता है या परफ्यूम्स जो होता है उसका कम से कम यूज़ करें ताकि उस ओजोन लेयर को बचाया जा सके। क्लियर? चलिए मूव करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में चेक करते हैं बच्चों 4 नंबर क्या है। देखिए 4 नंबर जो आप लोगों को दिया हुआ है वो ये है, एसिड रेन डज नॉट कोरोड मेटल्स। एसिड रेन जो होता है वो मेटल्स को कोरोड नहीं करता। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कोरोड का मतलब होता है उसको नुकसान नहीं करता, उससे रिएक्शन नहीं करता।
ठीक है। तो एसिड रेन मेटल्स को भी करता है और बच्चों मार्बल को भी करता है, उनमें चमक खत्म हो जाता है। अगर एसिड रेन सिल्वर के ऊपर बढ़े या किसी भी मेटल्स के ऊपर बढ़े तो उनका जो शाइनी बिहेवियर होता है जिसको हम लस्टर कहते हैं वो खत्म हो जाता है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? एसिड रेन कैन कोरोड द मेटल्स। Okay, next one, 5 number. Sulfur dioxide is one of the greenhouse gases. It is again the false statement. तो जल्दी से बताओ सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा गैस होता है, कमेंट करिए। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी फेनोमेनन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको याद होगा बच्चों, जो एसिड रेन होता है उसमें जो गैसेस का नाम है जो सबसे पहले ही हम लोगों ने देखा था, इट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। देखो पहला ही स्टेटमेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड मिला सबको, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कौन सा है? एसिड रेन के लिए, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। चलिए मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। ओके, नाउ सेक्शन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। डिप्लीशन का मतलब होता है बच्चों उसको नुकसान करना, उसको डिकम्पोज करना, उसको खत्म करना। तो अभी मैंने आपको बता दिया था स्टेटमेंट कि कौन सा चीज़ ओजोन लेयर को बर्बाद करता है, क्या स्मॉग, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा इनमें से? लास्ट वाला ऑप्शन देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लियर? तो ये लास्ट वाला ऑप्शन मेरा सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एटमोस्फेयर इज लाइकली टू लीड टू। बच्चों अगर हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और मीथेन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चों? होगा ग्लोबल वार्मिंग, धरती और गर्म होती जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो कि सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं और उसको बाहर अर्थ एटमोस्फेयर के बाहर जाने नहीं देते। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द मेन गैसेस दैट ट्रैप द सोलर हीट रेडिएशंस आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ आर। कौन कौन सा गैसेस सोलर हीट रेडिएशन को ट्रैप करते हैं? अभी मैंने आपको बताया बच्चों, देखो ये वाला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 4th नंबर। ताजमहल एट आगरा मे गेट डैमेज्ड इफ इट्स सराउंडिंग एटमोस्फेयर कंटेन्स मोर ऑफ। आगरा में जो ताजमहल है वो डैमेज्ड है क्योंकि उसके अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवाएं हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड दिया है इसलिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड लगाएंगे। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है स्मोक combines with the water vapors and dust particles in the presence of the sunlight to form। बच्चों स्मोक क्या होता है पहले ये समझो। स्मोक जो, इसका स्पेलिंग जरूर चेक करना है, SMOKE, स्मोक। तो स्मोक जो होता है बच्चों, जैसे अगर आपने कोल जलाया, पेट्रोल जलाया है ना, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, जो व्हीकल से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, उसमें से स्मोक निकलता है। अगर ये स्मोक हवा में मौजूद वाटर वेपर के साथ कंबाइन करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो बच्चों बनता है स्मॉग। स्मॉग मतलब हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉग का मतलब SMOG। देखो बच्चों स्मॉग है ये, स्मॉग इज इक्वल टू स्मोक मतलब जो धुआं निकल रहा है वो, और प्लस फॉग। फॉग मतलब वो फॉग नहीं जो आजकल यूज़ कर रहे हैं आप लोग टीवी में, ये फॉग का मतलब कुहासा। ठंडे के मौसम में आप देखते होंगे जो धुंध छा जाती है, जो कुहासा आ जाता है ना, उसको हम फॉग कहते हैं। देखते हैं ना, सामने में विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, सामने की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती, कुहासा जिसको बोलते हैं, इनको हम फॉग। तो बच्चों जब विंटर सीजन्स में फॉग आ जाए और किसी ने चूल्हा भी जला दिया, कोयला जला दिया, तो उसका स्मोक, उसका धुआं और विंटर सीजन्स के चलते जो उसका फॉग हो रहा है वो दोनों मिक्सअप होके बनाते हैं नया चीज़ जिसको हम कहते हैं स्मॉग। स्मोक से आ गया SM और फॉग का OG से आ गया OG, स्मॉग। क्लियर है? फाइन। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ। ओके, अब हम देख रहे हैं सेक्शन डी। द फर्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म पॉल्यूटेंट, और इसका आंसर देखिए बच्चों, आंसर क्या है? Those unwanted materials or substance present in the environment in greater amount than the normal, which are capable of causing the harmful effects on both the living and the non-living things are called pollutants। बच्चों pollutants क्या होते हैं पहले ये समझिए। हवा में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, और उनका प्रेजेंस होने पे, उनकी उपस्थिति से होता क्या है कि हमारे पास हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हवा में कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ें किसी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो समझो कि वो सब्सटेंस पॉल्यूटेंट है।
ठीक है, मतलब जिन वस्तुओं की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से हवा का नॉर्मल कंसंट्रेशन खराब हो जाए और वो चीज़ें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, दे आर नोन एज अ पॉल्यूटेंट्स। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड नंबर, स्टेट द 2 कॉजेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। कॉज बताना है बच्चों, कॉज का मतलब होता है कारण। हवा का पॉल्यूशन का क्या कारण है, सबको मालूम है, धुआं, स्मोक कहाँ से निकलता है, किसके चलते, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम कोयला जलाएंगे, कोल मतलब कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जलाएंगे तो आपका एयर पॉल्यूशन होगा। दूसरा, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है एयर पॉल्यूशन के लिए। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड? ओके, हाउ इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। बच्चों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखो आंसर मैंने क्या लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड। मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सिंबल होता है CO, बस। अगर CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। तो जब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस में लेता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब आपके पास ये सवाल हो रहा होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलता है? बच्चों जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फॉसिल फ्यूल्स का तो उसमें से निकलने वाला गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात आपने कंबशन चैप्टर में पढ़ी होगी। सो इफ द क्वेश्चन अगर आता है दैट विच गैस इज इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन, तो क्या आंसर होगा? कमेंट करिए आंसर। व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी द कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कमेंट करिए, मैंने अभी भी ऊपर बताया है। नेक्स्ट आंसर क्या है देखिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताना है। देखो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कॉजेज द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, सबको मालूम है। अगर हम लोग फ्रिज का ज़्यादा यूज़, इसमें से ही फ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, फ्रिज का यूज़ करेंगे, AC का यूज़ करेंगे, परफ्यूम्स का यूज़ करेंगे तो बच्चों उसके अंदर से CFC निकलता है और वो CFC क्या करता है? डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन, वो ओजोन को डिकम्पोज करता है ऑक्सीजन में। ओजोन अगर है तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि हार्मफुल रेडिएशंस हैं। अगर वो ऑक्सीजन में बदल गया तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वही लिखा है मैंने, विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन का चेहरा बना दिया मैंने, कॉजिंग स्किन कैंसर एंड डैमेज टू द आइज। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कर सकता है? हमारे शरीर में स्किन के साथ कंबाइन करके स्किन कैंसर बनाएगा और हमारी आंखों को नुकसान भी कर सकता है। तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि मेजर्स कहने का मतलब क्या है। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग, एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? बच्चों इसमें सिंपल सा बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। मेजर्स मतलब कौन कौन सा उपाय आप करेंगे जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग को आप कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कंट्रोल करना, तो आप बताइए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा है द 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एटसेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज मतलब कम से कम यूज़ करना। घर में जो कोल पेट्रोल यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम से कम करें। अगर आपके घर के सामने कोई मार्केट है, कहीं आपको शॉपिंग के लिए जाना हो और अगर आप पैदल जा सकते हैं तो कोशिश करना चाहिए पैदल जाए। पर हम क्या करते हैं, हम लोग अपना बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं ताकि सब लोग साथ में जा सकें। और कोई पेट्रोल जलने पे फ़र्क क्या पड़ता है, 100 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हमें जाना है तो बस जाना है। क्लियर? तो बच्चों जब तक हम लोग खुद से ये सारे स्टेप नहीं लेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कोस नहीं सकते जब तक कि हम खुद में वो चेंजेस ना लाएं। ठीक है, बी द पार्ट ऑफ द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उससे पहले वो बदलाव आप खुद के अंदर लाइए, तभी आप बदलाव देखना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन ना हो, मगर प्लांट्स कौन लगाता है?
सभी लोग चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन सर हम बाइक, अपना कार ज़रूर यूज़ करेंगे, इवन फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस, कम दूरी के लिए भी हम अपना बाइक यूज़ करना है या यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स यूज़ करने पर हमारे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, पर सर हम जब मार्केट जाते हैं तो हम अपने साथ कोई थैला लेकर जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पर्सनालिटी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना। हाथ सब कुछ ठीक ठाक रहे और हाथ में थैला रहे, कितना अजीब लगता है ना। यस, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट थिंग व्हाट वी डू, सर पॉलीथीन्स ले लेते हैं, है ना, किसी अंकल से मांग लेते हैं पॉलीथीन्स चाहिए मुझे, और ऐसा करके हम सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स चिपकाते हैं दैट वी हैव टू save the trees, we don't have to use the plastic and so on, but still we are using that plastics। बच्चों एक खास बात, बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि सर बिकता है तो हम लेते हैं। बच्चों एक अलग से कंसेप्ट याद रखो कि अगर हम वो चीज़ यूज़ ना करें, अगर सभी लोग मिलकर वो चीज़ यूज़ ना करें, तो बेचने वाला भी कुछ दिनों तक रख कर उसको छोड़ देगा। ट्राई करिए, सारे लोग इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बना लीजिए, ट्राई तो करिए। अगर नहीं होगा तो फिर जैसा चल रही है ज़िंदगी वैसे ही चलने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड वन देखिए, डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना। सर दूसरे लोग काटते हैं, गवर्नमेंट काटती है, कुछ लोग डेवलपमेंट के नाम पे काटते हैं, घर बनाना है, ज़रूरी नहीं है, अगर हम नहीं काटेंगे तो हमारा घर नहीं बनेगा, एंड सो जितना भी रीजंस हम दे सकते हैं वो सारी चीज़ें देते हैं, मगर इसको स्टॉप करना है। लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करके हम क्या करना चाहते हैं, हमें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितने लोगों की ये शिकायतें हैं कि सर दूसरे लोग पेड़ को काटते हैं, वो पहले खुद में देख लीजिए कि क्या आपने कभी अब आज तक एक भी पेड़ लगाया, और उस पेड़ को लगाने के बाद क्या आपने उसकी देखभाल की, और अब तक वो कितना बड़ा हो गया है। अपने जीवन में एक ह्यूमन बींग्स एवरेज ईयर्स 70 to 75 ईयर्स रहता है, तो कम से कम आप अपनी ज़िंदगी में 25 पेड़ 25 ट्रीज़ तो लगा दीजिए। अगर आप 25 ट्रीज़ लगाएंगे तो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन एकदम सेटिस्फाइड रहेगा। हर व्यक्ति अगर 25 ट्रीज़ कम से कम लगा दे तो नो डाउट कि वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना है, कोई कुछ भी करे आप प्लांट्स लगाइए, ये ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मस्ट बी रिड्यूस। बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सर हमें फ्रिज में रखा खाना ज़्यादा पसंद है, ठंडी चीज़ें पसंद है, ठंडी चीज़ों के अलावा हमें एसी के रूम में रहना पसंद है ना, ये सारी चीज़ें पसंद है। इवन आफ्टर कि सर जब हम कभी नहाते नहीं है ना, तो हमें परफ्यूम्स लगाना ज़्यादा पसंद है। कभी पार्टीज़ में जाना हो तो परफ्यूम्स लगा के जाना है ना, रेगुलर हम यूज़ करते हैं। इवन हम स्कूल्स भी आते हैं तो परफ्यूम्स लगा कर आते हैं, ताकि कोई पकड़ ना पाए कि हमने नहाया नहीं है ना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताएं, इन सब का यूज़ थोड़ा बंद करिए, और फिर देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ऐसा करके हम ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो प्लांट्स लगाना। तो कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं और आप कहाँ से हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी प्लांट्स लगाया है। कम से कम अपना बर्थडे, आज फ्रेंडशिप डे है उसके दिन भी, इवन आप अपने मम्मी पापा के बर्थडे पर, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर, है ना, उनको अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी आप एक प्लांट्स लगा सकते हैं। ट्रेंड्स चेंज करिए, बहुत मज़ा आएगा किसी को जीवन देकर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म स्मॉग और लिस्ट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। मैंने अभी भी आपको बता दिया था कि स्मॉग क्या होता है। स्मोक प्लस फॉग, इसको हम स्मॉग कहते हैं। और ये आंसर देखिए, व्हेन द स्मोक कंटेनिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद द अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड द थिक लेयर ऑफ फॉग फॉर्म्स द स्मॉग। ठीक है, और इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बच्चों? इट लीड्स टू अ डिजीज which is related to the, यहाँ पर इज नहीं, which is कर लो, है ना, which is related to the lungs like bronchitis and asthma। बच्चों जो ब्रोंकाइटिस और एस्थमा होता है ये हमारे लंग्स की एक बीमारी है जो कि स्मॉग के चलते हो सकती है। सेकेंड वन, इट प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ विच अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। बच्चों जब आपने देखा होगा ठंडे के मौसम में जब कुहासा होता है तो सूरज की जो रोशनी होती है, सन का जो रेडिएशन होता है वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पाता है। और आपको मालूम है कि प्लांट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी होता है। तो ज़रा सोचो कि अगर स्मॉग की वजह से सनलाइट धरती पे ना पहुंच पाए तो क्या प्लांट सही तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसके नॉर्मल फंक्शनिंग जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा।
अफेक्टेड रहेगा। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों एसिड रेन के बारे में, सबको मालूम है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहां देखिए एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों ये 3 गैस का नाम बिल्कुल याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कौन सा जरा देखो, जरा बात करते हैं। CO2, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। बच्चों ये गैसेस हैं, है ना, नाम याद रखना। एसिड रेन इन्हीं गैसेस की मदद से बनती हैं। जब ये गैसेस व्हेन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विद द वाटर वेपर। आपको मालूम है बच्चों कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर के वेपर्स भी होते हैं, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस के फॉर्म में, लिक्विड वाटर के फॉर्म में और वाटर वेपर के फॉर्म में। तो गैसेस फॉर्म में जो वाटर होता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो जब ये सारे गैसेस वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड बनाते हैं, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, जब CO2 के साथ मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड, NO2 के साथ मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड और SO2 के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम है और ये सब जो है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड के नाम हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कमेंट करिए आंसर, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो ये 3 नाम आना चाहिए, CO2, NO2 एंड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए दैट विच एसिड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एसिड रेन, कौन सा एसिड बनता है, तो बच्चों एसिड का नाम ये सब है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो these acids then fall down with the rain making it acidic, और यही सब एसिड बारिश के फॉर्म में हमारी धरती पे आते हैं, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्या करता है एसिड रेन? एसिड रेन कोरोड्स मार्बल को ये नुकसान करता है। इट ऑल्सो वॉशेस अवे एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, हमारी मिट्टी में जो मिनरल्स होता है उसको वो वॉश करता है। ओके, मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सबको वो वॉश कर देता है ताकि उस मिट्टी में कोई भी मिनरल्स ना रहे। एंड हैज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो बच्चों वैसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो उसके अंदर जो लाइफ होगा वो एक्वेटिक लाइफ। तो उसके ऊपर भी अगर एसिड रेन हो जाए और वो तालाब में चला जाए, रिवर में चला जाए, तो उन लिविंग बींग्स को भी वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है? ओके, अब जरा सा देखिए एक खास बात इसमें, ये जो आप लोगों का एसिड्स का नाम है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा होता है। कार्बोनिक एसिड सबसे पहला H2CO3, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों HNO3, और बच्चों लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड आपको मालूम ही है H2SO4। तो याद रखना बच्चों ये सब एसिड के नाम हैं, और ऊपर में जो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस के नाम हैं। तो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह के आंसर्स आपको देने होंगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिस्ट द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, 3rd नंबर। बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ते हुए कंसंट्रेशन में कौन कौन से चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या कारण है उसका बढ़ने का? तो सबको मालूम है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया। ये सब बढ़ क्यों रहे हैं? इनके कंसंट्रेशन, इनका अमाउंट क्यों बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, उसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है हवा में? तो बच्चों कंसंट्रेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता है ना, ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। साइंस में यहाँ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब हो गया उसका अमाउंट बढ़ रहा है हवा में। ठीक है, तो अमाउंट क्यों बढ़ रहा है? तो सिंपल सी बात है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जला रहे हैं सर, वुड जला रहे हैं डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। आज भी गाँव में लोग कोयला और लकड़ी जलाकर अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें से जो निकलने वाला धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके चलते कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और इसके साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट, बच्चों आज भी हमारे देश में जो बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। और आपको मालूम है कंबशन चैप्टर में आपने पढ़ा है दैट विच फ्यूल इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, द आंसर इज द कोल। कोल को जलाने पर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा वो रिलीज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट गैसेस है, कौन सा? ग्रीन हाउस गैसेस का। दूसरा, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध, आंख बंद करके पेड़ों को काटते रहना, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। हम थोड़े से फायदा के लिए अपने आसपास के पेड़ों को खत्म कर देते हैं।
मगर कभी लगाते नहीं है। तो ये जो इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है विच रिजल्ट्स इन द, अब पेड़ कट गए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपने ये पढ़ा है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और बदले में ऑक्सीजन देता है। अब ज़रा सोचो, पेड़ ही ना रहे और हम लगातार कोयला जलाते रहें, है ना, लगातार पेट्रोल का यूज़ करते रहें, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है मगर उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। और इसके चलते क्या होगा? ये ग्रीन हाउस गैसेस है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, अमाउंट इसका बढ़ते जा रहा है। और सन तो रोज़ निकलना है ना हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे जैसे ये गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे सोलर रेडिएशंस धीरे धीरे ट्रैप होते जाते हैं और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो देखा जाए इस चैप्टर्स में तो एक बेसिक बात यह है बच्चों की जो डिफॉरेस्टेशन है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर द एयर पॉल्यूशन। हवा का जो पॉल्यूशन है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज यही है। तो क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर पेड़ लगाना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे अपना पेड़ लगाना शुरू करते हैं और मैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स भी आप लोगों को इस एंड में दिखाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ गया तो क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आंसर 4 है, चेक करते हैं। The likely consequences of an increase in the greenhouse effect are as follows. Greenhouse effect मतलब गर्मी बढ़ रही है, दिमाग में रखना ये चीज़। The average temperature of the earth atmosphere gradually increased and is called global warming. Greenhouse effect के चलते ही बच्चों global warming होती है। B नंबर, the glacier starts melting. Glaciers मतलब जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, जब धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ तो पिघलेगी। और बर्फ कहाँ पर है? पहाड़ों में, जो ग्लेशियर्स जिनको कहा जाता है, बहुत जल्दी जल्दी पिघलना शुरू करती है। एंड इट ऑल्सो लीड टू अ राइज इन द सी लेवल रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लॉस ऑफ सॉइल, जो कि सी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएगा और जो ग्राउंड एरिया है उस जगह पे फ्लड आएगा। फ्लड मतलब बाढ़, और मिट्टी का कटाव भी धीरे धीरे होते रहेगा। प्रॉब्लम ये रहेगी कि आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें तो केरल, है ना, जो चीज़ समुद्र के किनारे है, उन लोगों का ज़मीन सॉइल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और कमिंग डेज़ में आप देखिएगा केरल के लोगों को बसाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने अभी से ही ये सारा काम नहीं किया तो। मूव करते हैं सी नंबर, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफन लीड्स टू द फॉरेस्ट फायर। बच्चों, कभी कभी ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जंगलों में अपने आप आग भी लग जाती है। ठीक है, पेड़ों के टकराने से तो लगती है, लेकिन साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते भी आग लग जाती है। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट एनी 5 मेथड्स दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। बच्चों, 5 मेथड बताना है जिससे आप हवा के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन भी कितना अच्छा पूछा है ना, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। कभी भी ये नहीं बोल सकता कि क्योर एयर पॉल्यूशन, क्योंकि उसे मालूम है क्वेश्चन बनाने वाले को कि एयर पॉल्यूशन ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम होने नहीं देंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम कभी भी एयर पॉल्यूशन को ख़त्म होने नहीं देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमें बाइक चाहिए, हर महीने नई नई गाड़ियां आ रही हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी शुरुआत हो चुका है। आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों, पता है क्यों? वो इसीलिए कि वो एयर पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। क्योर नहीं हो सकता, अब बहुत मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल भी कितने दिनों तक, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। ठीक है, और इन सब में हम लोगों को ही, इवन स्टूडेंट्स, द स्कूल स्टूडेंट्स शुड टेक पार्टिसिपेट इन दिस वन। अगर स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एयर पॉल्यूशन को बचाने में तो यकीन मानिए बच्चों, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई साइंटिस्ट कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप हैं जिनकी बदौलत एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। तो क्यों नहीं आप इस स्कूल लेवल से शुरू करें और जीवन में जब तक हम जिएं, हर साल अपने बर्थडे पर, अपने मम्मी पापा को विश करने पर कुछ चीज़ों को देने के बजाय एक प्लांट्स गिफ्ट करें जो कि आप अपने किसी गार्डन में लगाएं या किसी ऐसे प्लेस में जो बहुत ही वीरान हो गया हो, और उस प्लांट्स की देखभाल करें। यकीन मानिए बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन कौन सा चीज़ हम कर सकते हैं। The 5 methods that can help to control the air pollution are as follows. The first one, uses of unleaded petrol. बच्चों, अनलीड का मतलब होता है जिसमें लेड नाम का कोई सब्सटेंस मिला हुआ नहीं रहता हो। आप कभी कभी जब पेट्रोल पंप में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा अनलीडेड पेट्रोल। बच्चों, लेड, पहले के समय में लेड को रिफाइन नहीं किया जाता था।
लेड का सिंबल होता है Pb। तो स्टार्टिंग में बहुत साल पहले, मतलब आज से करीब 7-8 साल पहले, जब पेट्रोल को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता था तो उस समय लेड को छोड़ दिया जाता था। लेकिन लेड के बढ़ते दुष्प्रभाव के चलते, उनके बढ़ते कंसंट्रेशन के चलते जो हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगे, तो रिफाइनिंग के समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि ये जो लेड है इसको निकाल दिया जाए। तो निकाल दिया गया पेट्रोल से, तो उसका नाम हो गया अनलीडेड, मतलब लेड हट गया उसमें से, जिससे क्या होने लगा, एयर पॉल्यूशन थोड़ा कम होने लगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का यूज कम से कम करें। ठीक है। नेक्स्ट वन, सी नंबर, एफॉरेस्टेशन विच मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। बच्चों, एफॉरेस्टेशन, ट्रीज को प्लांट ज्यादा से ज्यादा करना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें वो हमें बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट वन, एनफोर्सिंग द स्ट्रिक्ट एंटी पॉल्यूशन मेजर्स। बच्चों, ये डी नंबर ना हम लोगों पे एकदम सूट करता है। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस लोग ना बिना कानूनी दाव पेच के सुनने वाले नहीं हैं। अगर गलती से कोरोना में किसी ने बोल दिया मास्क लगाओ, तो हम क्या कहते हैं, तुम ही लगाओ ना, हमें क्या ज़रूरत है। उसी तरह अगर किसी ने ये कह दिया कि हमें पॉल्यूशंस नहीं फैलाना चाहिए, हमें ये सब काम स्टॉप करना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी वो करें। लेकिन बच्चों, अगर इसका कोई कानून बन जाए, हाँ, अगर पुलिस या जो भी इनके आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, अगर वो कानून बना दें कि नहीं आपको ये चीज़ माननी ही है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो पॉल्यूशंस फैलाने में अपना सहयोग करे। हमेशा हर कोई अपने पॉल्यूशंस ना होने पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो इन्फोर्सिंग द स्ट्रिक्ट एंटी पॉल्यूशन मेजर, मतलब वो कानून बनना चाहिए कि अगर कोई पॉल्यूशन फैलाता है तो उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये काम भी करके हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, आने वाले टाइम में ये ज़रूर बनने वाला है। ई नंबर, इंस्टॉल टॉल चिमनीज विद द फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज एंड लोकेट देम अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। बच्चों, जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी जो चिमनीज होती हैं, चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो वो चिमनीज थोड़े ऊंचे बनने चाहिए, और साथ ही साथ उनको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जो कि रहने वाले इलाकों से, जो रेसिडेंशियल इलाका होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, फैक्ट्रीज का जो लोकेशन होना चाहिए वो उनसे दूर रहना चाहिए। फैक्ट्रीज कहीं और हो और रहने का घर जो होगा वो कहीं और होना चाहिए, ताकि उनके आसपास के रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो सके। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये पॉल्यूशन ऑफ एयर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक मैसेज यहाँ पर ये है कि यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और सभी बच्चे ये ज़रूर कंफर्म करिए अपना नाम लिखकर और आप किस जगह से हैं, कि क्या आपने अपने जीवन में कभी पेड़ लगाया है या नहीं। ठीक है? एंड हाउ यू फील, आपको कैसा लगता है अगर आप कभी पेड़ लगाते हैं तो। क्या आपने कभी अपने पापा मम्मी को पेड़ को गिफ्ट किया है? क्या आप ये कहे हैं कि आपके पापा मम्मी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी कभी उनको मिलना चाहिए? सभी बच्चे चाहते हैं ना कि आपके पापा मम्मी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जिएं। लेकिन बच्चों, एयर पॉल्यूशन के चलते हम अपने मम्मी पापा की उम्र खुद ही कम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर पेड़ लगाकर अपने मम्मी पापा की उम्र को थोड़ा बड़ा कर दें। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, मगर ये पढ़ाई तभी सक्सेसफुल होगी जब आप अपनी ज़िंदगी में इन सारी पढ़ाई का यूज़ करेंगे। टिल देन, पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।